इलेक्ट्रीशियन गल्फ जॉब इंटरव्यू सवाल जवाब। जी हाँ, 10 ऐसे क्वेश्चन जो लगभग हर एक इलेक्ट्रीशियन से पूछा जाता है। यदि आप गल्फ जाने की सोच रहे हैं, दुबई में, मस्कट में, सऊदी में, अबू धाबी में, कुवैत में काम करने के इच्छुक हैं, तो यह 10 क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। यदि आपने इन 10 सवालों के जवाब जान लिया तो लगभग आप सभी इलेक्ट्रीशियन गल्फ इंटरव्यू पास कर लेंगे। जी हाँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि गल्फ के लिए जो इंटरव्यू होता है उसमें किन बातों को ध्यान रखते हैं, आइए एक एक बातों को देख लेते हैं। क्योंकि क्लाइंट तो ये जानता है कि जो भी अप्लाई किया है जॉब के लिए उसे इलेक्ट्रीशियन का काम आता होगा, लेकिन केवल काम आना ही जरूरी नहीं है। उस काम के साथ साथ आपको और भी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। क्या वह बातें आपको मालूम है या नहीं? यदि आपको काम के अलावा वह सारी बातें मालूम है तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जिन्हें काम का नॉलेज बहुत अच्छा है, लेकिन इंटरव्यू में वे बार बार फेल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें वह पॉइंट नहीं मालूम है, वह बात नहीं मालूम है जिसे क्लाइंट सुनना चाहता है। आइए आप खुद देखिए वह बातें क्या हैं। हम 10 क्वेश्चन की बात करेंगे। इलेक्ट्रीशियन इंटरव्यू में 10 क्वेश्चंस ऐसे हैं, जरा गौर से इन 10 प्रश्नों को आप देखिए, 10 क्वेश्चंस को देखिए, इनका आंसर भी मैं बताऊंगा। विद्युत उपकरण में आग लगने के कारण बताइए, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, इलेक्ट्रिक से लगी आग बुझाने के लिए आप क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के उपाय बताइए। कार्य करते समय किसी इलेक्ट्रीशियन को इलेक्ट्रिक शॉक लगा है तो उस समय आप क्या करेंगे? किसी 5 फ्यूज का नाम बताइए। एमसीबी क्या होता है? ईएमएफ का पूरा नाम क्या है? पीडी और एचटी का पूरा नाम बताइए। इलेक्ट्रिक में रेजिस्टेंस क्या होता है? सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट क्या है? आपने देखा यह 10 ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब क्लाइंट आपसे जानना चाहता है। इसमें 2 तरह की चीज़ें इन्वॉल्व है पहले से। पहला तो सब्जेक्ट नॉलेज भी है, और दूसरा इसमें आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड, यानी आप में निर्णय लेने की क्षमता है कि नहीं, यह भी इन 10 प्रश्नों के सवाल के जवाब से पता चल जाता है। तो एक एक करके हम सभी प्रश्नों को देखेंगे, उनका सही जवाब क्या होना चाहिए आप खुद देखिए। पहला, विद्युत उपकरण में आग लगने के कारण बताइए। ये सब इसके जवाब क्या होंगे? विद्युत उपकरण में आग लगने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे गलत फ्यूज का प्रयोग करना, ओवरलोड होना, लूज सर्किट होना, फ्लेमेबल सबस्टांस का उस स्थान पर अवेलेबल होना, फ्लेमेबल केमिकल का होना, हाई वोल्टेज होना, वायर एक्सप्लोजन होना, और इसके साथ साथ बिजली इत्यादि का गिरना जो एटमॉस्फेयर से रिलेटेड होता है। इसके अलावा भी और भी सारी चीज़ें होती हैं, रेडिएशंस भी होता है, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रीशियन जॉब के लिए, इसलिए हमें इन बातों को बताना जरूरी होगा। तो ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में जान लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक से लगी आग बुझाने के लिए आप क्या करेंगे? जी हाँ, एक बहुत ही अहम सवाल होता है ये कि इसे बुझाने के लिए आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम पाउडर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? पाउडर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। रेत या मिट्टी का उपयोग करेंगे, सीटीसी का प्रयोग करेंगे। सीटीसी का मतलब होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड से रिलेटेड जो फायर बुझाने के लिए रखा जाता है, उनका उपयोग करेंगे। लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करेंगे, और उसके बाद फायर डिपार्टमेंट को सूचना देंगे। यदि आग छोटा है तो हम कोशिश करेंगे कि फायर एक्सटिंग्विशर, सीटीसी या लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड से हम उस पर काबू पा लें। लेकिन यदि आग बहुत बड़ी है, आग पर कंट्रोल पाना बहुत ही मुश्किल है, उस समय हम फायर डिपार्टमेंट को सूचना देंगे, क्योंकि वह हमारे
क्षमता से बाहर हो जाता है। हम हर आग पर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। हम छोटी से छोटी आग को ही कंट्रोल कर सकते हैं। आग की स्थिति भयावह होने पर हमें फायर डिपार्टमेंट या संबंधित विभाग को सूचना देना होता है और उन्हें बुलाना होता है। ये आपका स्वीट एंड सॉफ्ट आंसर होता है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3, इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के उपाय बताइए। डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिशियन का काम करते हुए हर एक क्लाइंट को यह डर बना होता है कि कहीं हमारे किसी इलेक्ट्रिशियन को शॉक न लग जाए, कहीं कोई दिक्कत ना आ जाए। हर आदमी घबराता है, इवन काम करने वाला भी इससे डरता है। तो यदि हम सावधानी से काम करें तो इसकी संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। तो इसके लिए उपाय क्या है? इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के उपाय क्या है? सावधानी से काम करें, सेफ्टी उपकरण का प्रयोग करें। सेफ्टी उपकरण का मतलब ग्लव्स का यूज करें, जो सेफ्टी ग्लव्स हैं उनका यूज करें। हमेशा जूता ऐसा रखें जो आपका जो है वो रोक सके, नमी इत्यादि ना हो। गीले हाथ से गीला पैर हो आपका, उस समय नहीं छूना चाहिए। कटे हुए वायर का प्रयोग न करें, टूटे हुए स्विच, सॉकेट या किसी उपकरण का प्रयोग न करें। सेफ्टी टैग को देख के ही कार्य करें। बहुत से लोग काम करना तो जानते हैं लेकिन उन्हें सेफ्टी टैग की जानकारी नहीं होती है और कई लोग इसी आधार पर रिजेक्ट हो जाते हैं। तो सेफ्टी टैग का जानना जरूरी है। यदि आपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग आपने ट्रेनिंग लिया है तो आपको सेफ्टी टैग के बारे में पता होगा, जिसे लोटो कहा जाता है, लॉग आउट टैग, ठीक है, और टैग आउट, लॉग आउट, टैग आउट। तो ये सारी चीजें हैं। बहरहाल लाइव पैनल को बगैर परमिट के ओपन ना करें। बहुत से ऐसे लाइव पैनल होते हैं जिन पे बगैर अगर परमिट नहीं है आपके पास तो आप उसको ओपन ना करें, क्योंकि वहां पे खतरा ज़्यादा बन जाता है और सख्त बहुत तगड़ा शॉक लगने की संभावना हो जाती है। सही इलेक्ट्रिक टूल का प्रयोग करें। लेकिन यदि देखिए ये सारे जवाब हुए आपके, नॉर्मली इसमें 2-4 पॉइंट भी आप यूज करते हैं तो क्लाइंट समझ जाएगा, लेकिन वह समझना चाहता है कि आप किस तरीके से सावधान होकर काम करते हैं। यदि आपको ये सारी बातें मालूम है तो क्लाइंट श्योर हो जाता है कि चलो मेरा बंदा सुरक्षित रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कार्य करते समय किसी इलेक्ट्रिशियन को इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, उस समय आप क्या करेंगे? उसे बचाने के लिए या उस समय आप क्या करेंगे? सबसे पहले मेन स्विच को बंद करेंगे। मेन स्विच पास न हो तो उस सॉकेट को अलग करेंगे। अपने आप को इंसुलेट करने के बाद ही उसे तार से अलग करेंगे। अगर वो चिपक गया है तार में तो सूखी लकड़ी, रबड़ या कुछ ऐसी चीजें हैं हो जिससे इंसुलेट कर लेना चाहिए अपने आप को। तुरंत डॉक्टर को कॉल करना चाहिए, उन्हें बुलाना चाहिए, अपने सीनियर को इन्फॉर्म करना चाहिए इस घटना के बारे में। यदि सांस रुक गई हो तो आपका फर्स्ट एड यहाँ पे काम आएगा, मुंह से सांस देना। और मुंह से सांस देने के कई तरीके होते हैं। कभी कभी आपको सीपीआर की भी जरूरत पड़ती है, तो आप ट्रेनिंग के दौरान यदि फर्स्ट एड का कोर्स किया हुआ है आपने तो ये सारी जानकारी आपको हो चुकी होगी। रोगी का मुंह, यानी जिसको शॉक लगा है, उसका मुंह नीचे की ओर रखकर पीठ पर हल्की चोट देने से यदि उसका हार्ट काम करना बंद कर दिया है तो वह पुनः ऑक्सीजन पा करके या झटके पा करके वह वर्क करने लगता है। क्योंकि शॉक लगने पर सबसे ज़्यादा नुकसान क्या होता है? हार्ट सिकुड़ने लगता है, सिकुड़ जाता है। जितना हो सके उस रोगी को स्पर्श करना चाहिए, टच करना चाहिए, जिससे कि उसके शरीर में जो भी करंट है, जो भी शॉक लगा हुआ है, वो तो किसी न किसी से तरह से ऑब्जर्व है, वो धीरे धीरे करके वह क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है। सब लोग जो है स्पर्श करने से या उसके तलुओं को मालिश करने से, तमाम तरह के और भी उपाय हैं, आप इसको करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो जवाब आपका होगा वह क्लाइंट ये सुनना चाहता है कि आपको फर्स्ट एड की जानकारी है कि नहीं। बस उसका इस क्वेश्चन को पूछने का मतलब यही होता है। क्योंकि इलेक्ट्रिशियन में देखिए वो तो जान ही रहा है कि आपको काम करना आता है, तभी आप जॉब के लिए अप्लाई किए। 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी 5 फ्यूज का नाम बताइए। कॉपर, एल्युमिनियम, सीसा, टीन और जस्ता। ये 5 ऐसे फ्यूज हैं जिनका उपयोग किया जाता है। अब इस समय फ्यूज अलग अलग तरीकों से आ रहे हैं।
कवर्ड फ्यूज आते हैं, वायरेबल फ्यूज आते हैं, अलग अलग तरह के फ्यूज आते हैं जिनका उपयोग सर्किट ब्रेक के लिए किया जाता है, लेकिन अधिकतर इस समय MCB और इत्यादि का प्रयोग किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन को जरा देख लेते हैं, MCB क्या है। देखिए MCB क्या है, यह एक सर्किट ब्रेकर है जिसका पूरा नाम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। हर एक MCB की क्षमता एम्पियर में होती है। यह 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर से लेकर के और अधिक क्षमता के होते हैं। MCB का तात्पर्य क्या है कि यदि हर एक MCB की एक क्षमता होती है कि इससे, इस MCB से अर्थात इस सर्किट से इतने एम्पियर की धारा या करंट ही बहेगा, इससे अधिक होने पर वह ट्रिप कर जाएगा, इट मीन्स वह सर्किट ब्रेक कर देगा। सपोज करिए कि 4 एम्पियर का MCB आपने लगाया है, तो 4 एम्पियर से अधिक की जब करंट उस सर्किट से गुजरेगी तो जैसे 4 एम्पियर तक तो वो सप्लाई जाने देगा, 4 से थोड़ा भी अधिक होता है अगर 4 एम्पियर से, तो सर्किट को ऑफ कर देगा। इससे क्या होता है कि इससे हाई वोल्टेज होने पर जो और भी आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैं या और भी उपकरण हैं वह सेफ हो जाएंगे, बच जाएंगे, उनका नुकसान नहीं होगा। तो इस समय सबसे ज़्यादा अगर उपयोग किया जाता है तो MCB का उपयोग किया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं EMF का पूरा नाम क्या होता है। EMF क्या होता है? EMF का पूरा नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, PD और HT का पूरा नाम बताइए। जी हाँ, तो PD का पूरा नाम पोटेंशियल डिफरेंस होता है और HT का पूरा नाम हाई टेंशन लाइन होता है, HT लाइन जिसे कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को पूछने का क्लाइंट का मकसद यही होता है कि क्या आपको पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, हाई टेंशन के बारे में जानकारी है कि नहीं। बस वह ये जानना चाहता है, वह श्योर होना चाहता है कि आप अपने आप को सुरक्षित करने के साथ साथ काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उसका मेन मकसद सेफ्टी होता है। अब अगले क्वेश्चन की बारी, इलेक्ट्रिक में रेजिस्टेंस क्या होता है? जब सबस्टांस अपने अंदर से करंट निकलने नहीं देता है या मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है, उसे इलेक्ट्रिक का रेजिस्टेंस कहते हैं, उसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो आपने देखा जिसे आप हिंदी में प्रतिरोध कहते हैं, सबस्टांस अर्थात पदार्थ। जब कोई पदार्थ अपने अंदर से जो विद्युत धारा है, जो करंट बह रही है, उसके मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है या बाधा उत्पन्न करता है, तो उसे हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहते हैं, यानी एक तरह का रुकावट उत्पन्न करना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन की, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, इम्पॉर्टेंट होता है आपके किसी जॉब के लिए, जैसे सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट क्या है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाने के लिए हमें एक सर्किट का यूज़ करना पड़ता है। तो अब इसका जवाब आप कैसे देंगे? इलेक्ट्रिक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जो तरीका अपनाया जाता है उसे सर्किट कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, सीरीज और पैरेलल। जैसे स्विच की वायरिंग सीरीज में और सॉकेट की वायरिंग पैरेलल में की जाती है। ठीक है, जब भी कोई कंट्रोल करना होता है तो यानी एक तार की वायरिंग, जिसे आप कहते हैं एक तार की वायरिंग और 2 तार की वायरिंग, सीधा सा समझने के लिए एक तार यानी सीरीज हो गया और 2 तार मतलब आपका पैरेलल हो गया। अब यहाँ एक तार, और ये रीजनल भाषा है, ये एक लोकल भाषा है, तो एक तार का मतलब आपका जैसे हो गया ना, आप बात करते हो कि एक लाइन हो गया और एक आपका जो है न्यूट्रल हो गया, तो ये 2 तार हो जाए, एक और 2 तार की बात तो समझने के लिए। लेकिन आपका सीधा सा जवाब होना चाहिए कि यह एक सर्किट है और यह सर्किट 2 तरह के होते हैं जिनका वर्क इस तरीके का होता है। ठीक है, आपसे और भी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, उसकी तैयारी आप और करें। लेकिन यहाँ पे जो भी मैंने बात किया है, एक समरी के बारे में एक सारांश दिया है आपको कि जो निचोड़ निकलता है, जितने भी इंटरव्यू होता है इलेक्ट्रिशियन का, उसका जो रिजल्ट आता है वह इसके अकॉर्डिंग ही आता है। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आपने अगर इन 10 क्वेश्चंस को समझ लिया तो आपका गल्फ
का सपना, गल्फ इंटरव्यू पास करने का सपना जल्द ही पूरा हो जाएगा। क्योंकि किसी भी क्लाइंट का मकसद यही होता है कि वह जिस बंदे को लेके जा रहा है, जिस आदमी को लेके जा रहा है, वह क्या हर तरीके से मेरे लिए परफेक्ट है या नहीं है। ठीक है, तो आप इस बात को समझ चुके होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप कोशिश करिए कि पेड वीज़ा के अलावा आपको फ्री वीज़ा मिल जाए, और फ्री वीज़ा में आपका पैसा नहीं लगता है, न ही टिकट लगता है। दूसरी बात, एक और बात बताना चाहूँगा कि कोई भी कंपनी और लोकल स्टैंडर्ड पे या नेशनल पे या आपका इंडिविजुअल किसी भी जॉब के लिए पैसे की डिमांड नहीं करती है। हाँ, कुछ ऐसे पेड एजेंट हैं, जो कंसल्टेंसी हैं, जो जिनको लाइसेंस दिया हुआ है भारत सरकार ने, वो मैन पावर सप्लाई करने का काम करते हैं। अगर उनसे आप काम करते हैं तो उसके एवज में वो कुछ आपसे पैसे लेते हैं, कुछ पैसे चार्ज करते हैं। उनके अलावा अगर कोई भी करता है जिनके पास लाइसेंस नहीं है और अगर वह जॉब की बात करता है या विदेश भेजने की बात करता है, तो आपको उस समय थोड़ा सा सजग होकर के और जांच परख करने की ज़रूरत होती है। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स कि आप इन बातों को समझ गए होंगे और इसी के साथ ही आप अगली तैयारी करेंगे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।